कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट इन वेब पेजेस, ये चैप्टर 2 है आपका। इसमें बताया गया है कि कैसे हम हमारी वेबसाइट के अंदर कोई मल्टीमीडिया कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस तरीके से इसे विद कोड और विदाउट कोड ऐड किया जा सकता है, ये सब इसमें बताया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया हमारी इंफॉर्मेशन के अलग अलग फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए या यूज़र को एंटरटेन करने के लिए, उसको हम मल्टीमीडिया बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, इस तरह का कुछ भी कंटेंट अगर हम यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा फॉर्म, तो उसको हम मल्टीमीडिया बोलते हैं। जो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है उसके लिए एक और टर्म आती है रिच मीडिया, ये याद रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर भी आ सकता है। मल्टीमीडिया की डेफिनेशन आ सकती है और वो पूछ सकता है कि रिच मीडिया का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, या इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया को हम और क्या कहते हैं। एंड इसी तरीके से अब मल्टीमीडिया के कंपोनेंट या एग्जाम्पल या फॉर्मेट्स करके पूछ सकता है। तो इसमें आप बता सकते हैं पिक्चर्स, म्यूजिक, साउंड, वीडियो, रिकॉर्ड्स, फिल्म्स, एनिमेशन, ये सब आपके मल्टीमीडिया के पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो आप ये जो है फर्स्ट और लास्ट वाली लाइन लिखेंगे तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे अगर आप। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर बताया हुआ है बुक के अंदर ही थोड़े से ये दिया हुआ है कि हम किसी भी फाइल को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फाइल की एक्सटेंशन रिकॉग्नाइज करते हैं हम। एंड जैसे एग्जांपल के लिए HTML या HTML, हमारे पास HTML या वेब पेजेस की एक्सटेंशन होती है फाइल की। XML जो है ये एक अलग से एक फाइल टाइप होता है डेटा कैरी करने के लिए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको। एंड GIF, PNG, JPG, ये आपकी पिक्चर्स को डिनोट करता है। तो एक्सटेंशन से हम किसी भी फाइल का जो टाइप है उसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं इसमें एडवांटेज क्या है मल्टीमीडिया का। आपकी वेबसाइट के अंदर अगर हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका ग्रेट इमर्शन या इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। जितनी ज़्यादा आप देखेंगे कि मल्टीमीडिया के साथ आपकी वेबसाइट होगी, जो भी आप ओपन करेंगे उसमें एनिमेशन या इफेक्ट्स वगैरह होंगे, तो वो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है उसका। जितना ज़्यादा उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा उतना ज़्यादा देर यूज़र उस पर टाइम जो है अपना स्पेंड करेगा और उससे उसकी जो है रैंकिंग इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ये कह सकते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसका अच्छा हो जाता है, ब्रांडिंग अच्छी होती है, एंड यूज़र की जो अटेंशन है वो ज़्यादा देर तक गेन करके रखता है। और हमारे पास जो है हम अलग अलग तरह के मल्टीमीडिया कंटेंट में वीडियो, फोटोज़ वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे यूज़र जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं उससे। इसके अलावा बात करें डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये ठीक से नहीं लगाया तो इससे लोड टाइम बढ़ जाता है। मल्टीमीडिया कंटेंट क्या होते हैं, हैवी होते हैं, यानी जो वीडियो है वो लोड होने में टाइम लगाता है। तो जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा तो यूज़र कई बार वेट नहीं करता है, आएगा और वो देखेगा मल्टीमीडिया कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा है तो वो चला जाएगा कुछ भी कंटेंट देखने से पहले। तो इससे कई बार क्या होता है कि रैंकिंग गिर भी जाती है, तो आपकी बढ़ भी सकती है, और अगर सही तरीके से नहीं लगाया है तो सर्च इंजन की रैंकिंग जो है वो गिर भी जाती है। कंपेटेबिलिटी भी इशू आता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के मल्टीमीडिया के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो कई सपोर्ट करते हैं, कई सपोर्ट नहीं करते हैं ब्राउजर्स के थ्रू, तो कंपेटेबिलिटी इशू आ जाता है। इसके अलावा जो है कॉस्ट और टाइम ज़्यादा लगता है। नॉर्मल वेबसाइट बनानी है, कोई भी कोडर लिख कर दे देगा, लेकिन अगर आपको मल्टीमीडिया भी लगाना है तो वो मल्टीमीडिया कंटेंट किसी ना किसी से बनवाना पड़ेगा। एक वीडियो अगर आप लगाना चाहते हैं तो वीडियो बनवाने के भी पैसे लगेंगे। तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है अगर आप मल्टीमीडिया यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। नाउ कम्स टू आपके पिक्चर्स के अलग अलग फॉर्मेट्स हमारे पास यहाँ है। पिक्चर्स हमारे पास दो तरह की होती है मेनली, रास्टर और वेक्टर। रास्टर इमेज की बात करें तो ये पिक्सल्स की बनी होती है, छोटे छोटे डॉट्स आपने देखे होंगे, इन्हीं डॉट्स की इंफॉर्मेशन से बनी होती है ये। और अलग अलग से कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, पेंट या पिक्चर व्यूअर, आपके फ़ोन के अंदर आजकल गैलरी होती है, तो ये भी एक तरह का जैसे ऑडियो प्लेयर होता है, वीडियो प्लेयर होता है, ऐसे ही फोटो व्यूअर या पिक्चर इमेज व्यूअर होते हैं ये, या किसी भी दूसरे आप ऐसे सॉफ्टवेयर में इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है ज़्यादातर हम कैमरे से जो है क्लिक करते हैं या स्कैनर से स्कैन करते हैं, ये सारी आपकी रास्टर इमेजेस होती हैं। इसके अलावा दूसरी जो इमेज का टाइप है दैट इज़ वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज में हम पिक्सल की इन्फॉर्मेशन ना रख कर कर्व्स, शेड्स, कैरेक्टर्स और कह सकते हैं कि शेप्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये पिक्सलेट नहीं होती, यानी जूम करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन भी जूम होती चली जाएगी, आपको वो डॉट डॉट जल्दी से नज़र नहीं आएंगे। तो ये आपकी जो है जो ऑटोकैड या कोरल ड्रॉ या कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर इसको बनाया जा सकता है, और कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के ही अंदर इनको व्यू भी किया जा सकता है। आप नॉर्मल पिक्चर व्यूअर के अंदर इन फाइल्स को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है वेक्टर इमेजेस होती हैं जिनमें
पिक्सल की इन्फॉर्मेशन ना होकर शेप्स की और कर्व्स की इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो 3D डायग्राम्स वगैरह और जो आपके कैड बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, कैड कैम वगैरह वाले, तो वो सब आपके वेक्टर इमेजेस होती हैं। जो रास्टर इमेजेस हैं वो फर्दर आपके दो उसमें कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, लॉसी और लॉसलेस। नाम से पता लग रहा है, लॉसी का मतलब है कि कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से लॉस्ट हो जाती है। ये नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली देखने से आपको फर्क नहीं लगेगा, जब उसको किसी बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे या आप जूम करके देखेंगे तो ही आपको ये डिफरेंस नजर आएगा, अदरवाइज नहीं नजर आएगा। तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ही लॉस्ट की जाती है, आपके पिक्सल्स की जो नॉर्मल आई से देखने से पता नहीं चलती है जब तक आप उसको जूम ना करें। सेकंड, इसमें आपके पास लॉसलेस फॉर्मेट होता है, जिस डिवाइस से आप कैप्चर कर रहे हैं सेम एज इट इज इन्फॉर्मेशन रो फुटेज जब आप कैप्चर करते हैं वो आपकी लॉसलेस होती है, उसमें कोई भी कंप्रेशन या इस तरह की टेक्निक यूज नहीं की जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखी जाती है, उसको बोलते हैं लॉसलेस फॉर्मेट। एग्जाम्पल के लिए कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, जैसे GIF फॉर्मेट को हम ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स बोलते हैं। 256 कलर्स होते हैं इसमें, 8 बिट में रखे जाती है उनकी इन्फॉर्मेशन, और ये लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का यूज करके आपकी रखी जाती हैं। तो ये सारे फॉर्मेट्स आपके थोड़े से हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। JPG ये आपने नाम सुने होंगे, जिसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। इसमें इसको ट्रू कलर बोला जाता है क्योंकि इसमें 16.7 मिलियन कलर्स जो हैं वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। हाई क्वालिटी कलर के फॉर्म में कहें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज होती है। हाँ, थोड़ी सी लॉसी कंप्रेशन टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है JPG इनकोड करके, और थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है इसमें, और जो साइज़ है इसका वो रो फुटेज से थोड़ा सा स्मॉलर आता है क्योंकि इसमें कंप्रेस हो जाती है पिक्चर। .ps, EPS, EPSI ये आपकी पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट है जो डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक का फॉर्मेट है, ये आपने याद रखना है यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, और पोस्ट स्क्रिप्ट या इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट यानी डॉक्यूमेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। TGA है आपका टारगा फॉर्मेट है, ये भी फाइल्स का, इमेजेस का, और इसको अनकम्प्रेस्ड है यानी कंप्रेशन टेक्निक इस पर यूज़ नहीं होती है। .tif है, TIF है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है, ये भी आपका अनकम्प्रेस्ड है। एंड थोड़े से ये आउटडेटेड हो चुके हैं, बुक्स थोड़ी सी पुरानी है, बट आपने ध्यान रखना है इनका। पिक्ट है आपका मैकिन्टोश का फॉर्मेट है, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज दोनों के लिए यूज होता है। पिक्ट याद रखिएगा, मैकिन्टोश का फॉर्मेट है, मैक सिस्टम जो मैकिन्टोश के कंप्यूटर्स आते हैं उसके लिए। .bmp आपके विंडोज में यूज होता है, जो आप पेंट में अपनी फाइल सेव करते हैं, आपने देखा होगा सेव एज में जाएंगे तो वहाँ पर BMP का फॉर्मेट आता है। इसमें कलर की क्वालिटी ज़्यादा नहीं होती, 256 कलर ही होते हैं इसमें, बट आपका जो है इसमें भी आप कुछ इमेजेस सेव कर सकते हैं, लो क्वालिटी बट स्मॉल साइज में आप कर सकते हैं। PCX में आपके पास ये PCX आपका ZSoft पेंट फाइल है, यानी विंडोज़ की ही एक पेंट ब्रश का फाइल फॉर्मेट है, उसमें ही मिलता है आपको ये भी। PSD जो है फोटोशॉप का आपकी ग्राफिक फाइल्स है, यानी फोटोशॉप में जब आप कोई प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो वो आपका .PSD से सेव होता है। अगर आपको इमेज एक्सपोर्ट करनी है तो उसके अलग फॉर्मेट्स हैं, बट अगर आप प्रोजेक्ट के तौर पे सेव करना चाहते हैं तो .PSD फॉर्मेट में होता है, एडोब का अपना फॉर्मेट है ये। नेक्स्ट इसमें हमारे पास .pbm और PGM फॉर्मेट्स हैं आपके। पोर्टेबल बिटमैप इमेज बोल सकते हैं इनको, आपके ये यूनिक्स वर्कस्टेशंस के साथ यूज होते हैं, और फोटोशॉप में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो यूनिक्स लाइनक्स वगैरह में ये सिस्टम यूज होता है। CVS या .cvs आपका वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट है, ये कैनवस नाम के सॉफ्टवेयर में ओपनेबल है। कैनवस का अब थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है। .cgm आपका कंप्यूटर ग्राफिक मेटा फाइल, ये भी आपका वेक्टर फॉर्मेट है, तो कैनवस या क्लैरिस ड्रॉ भी है, बाउट हो गया, कॉर्ड ड्रॉ की तरह ही था ये भी। .wpg आपका वर्ड परफेक्ट ग्राफिक फाइल है, जो LVU आपका थोड़ा सा पुराना है, ये भी जैसे आप आजकल कोई पिक्चर फॉर्मेट का यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए, गैलरी वगैरह, उस तरह का सॉफ्टवेयर था ये। .wmf विंडोज़ मेटा फाइल है, ये भी आपका कैनवस में ओपन की जा सकती है। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है ये। इसी तरीके से XPM और XBM है आपके, ये भी आपके X विंडोज़ के अंदर ही यूज़ होते हैं, विंडोज़ के ही आपके ये इमेज फॉर्मेट्स हैं, जो आप छोटी छोटी इमेजेस विंडोज़ में आइकन्स वगैरह होते हैं वो उसका फॉर्मेट है ये। .gif और JPEG फॉर्मेट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। FTP और WW पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर्स हैं ये, क्योंकि ये कंप्रेस्ड होते हैं, स्मॉलर साइज है, तो इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का मतलब है ट्रांसफ़र करने के लिए, और WW का मतलब है यहाँ पर कि आप इसको अगर इंटरनेट पर पब्लिश करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं, तो वेबसाइट पे अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए जो बेस्ट फॉर्मेट है वो आपका जो है GIF और JPG है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। और आपके जो, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं तो ये और फर्दर कंप्रेसिबल
नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। तो FTP और WWP पे कौन से फॉर्मेट जो है वो पॉपुलर है या कंपेटिबल है? GIF और JPG। ये ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन इस पर आ चुका है, तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। पिक्ट और टिफ आपके फॉर्मेट जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 6.0 और एडोब पेज मेकर का 6.0, उन दोनों में ये सपोर्टेबल था, बट दोनों ही सॉफ्टवेयर अब आउटडेटेड है। बट हाँ, फॉर्मेट अभी भी ये अवेलेबल है, आप नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर है उनमें इनको ओपन कर सकते हैं। नाउ इसी तरीके से जैसे ये पिक्चर्स हैं, ऐसे ही वीडियोस और आपके ऑडियो के भी कुछ फॉर्मेट्स हैं। लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया है इसी वीडियो में कि किस तरीके से आप इनको एम्बेड कर सकते हैं, अलग अलग ऑडियो वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं विद कोड और विदाउट कोड। कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से भी हम वीडियो को अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, ऑडियो को लगा सकते हैं, और कुछ आपके कोड्स भी हैं। तो वो कौन कौन से टैग्स हैं HTML के, वो मैंने एंड में बताए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि मूवीज क्या होती है। मूवीज जो है वो आपकी स्टिल इमेजेस को ही जब हम एक सीक्वेंस में चलाते हैं ऑडियो के साथ, तो वो आपकी मूवी या वीडियो कहलाती है। इसमें अलग अलग फॉर्मेट है हमारे पास। AVI काफ़ी ज़्यादा आपका पॉपुलर फॉर्मेट है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेट है और ये कंप्रेस्ड आपका मूवी फॉर्मेट होता है, ये आपने ध्यान रखना है। FLC या FLI ये आपका ऑटोडेस्क का फ्लिक मूवी फॉर्मेट है, रो और कंप्रेस्ड होता है, इसकी क्वालिटी हायर होती है और इसको आप विंडोज मीडिया प्लेयर में भी चला सकते हैं। MOV और MOOV और QT ये आपके जो हैं एप्पल के क्विक टाइम फॉर्मेट्स हैं, एप्पल के जो अपने फॉर्मेट्स हैं ये, और IBM के कंप्यूटर्स पर भी इनको चलाया जा सकता है, यूनिक्स में भी ये सपोर्टेबल है। MPEG और MPG ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आपने शायद इनका नाम भी सुना होगा। दैट इज़, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG की। MPEG-1 ये वीडियो कंप्रेशन की टेक्निक का यूज़ करके आपकी जो वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं या स्टोर करते हैं, और यूजुअली आपके जितने भी आपके यूनिक्स और IBM के सिस्टम्स हैं उन पर ये कंपेटिबल है, यानी बहुत कॉमन है ये। नेक्स्ट हमारे पास साउंड के ऐसे ही कई सारे फॉर्मेट्स हैं। साउंड जो होती है वो आपकी, जैसे हम तो जो बोल रहे हैं वो आपकी साउंड है। ऑडियो जो इसी चीज़ को रिक्रिएट किया जाता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के थ्रू, जो कंप्यूटर का ऑडियो ड्राइवर होता है या ऑडियो डिवाइस होता है। तो इसमें आपकी या तो डिजिटल सैम्पलिंग होती है साउंड वेव्स की आपकी, या एनकोडिंग होती है अलग अलग तरह की, जिसमें टाइप, शेप और टाइमिंग्स होती हैं अलग अलग नोट्स की, जो म्यूजिक की आपने देखी होंगी। तो उनको स्टोर किया जाता है और उन्हीं को जो है रीप्ले किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं। जैसे जैसे अलग अलग डिवाइसेस मार्केट में आए, उन सब ने अपने अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट्स लॉन्च किए। जैसे AU जो है आपका, ये सन वर्कस्टेशन या सन माइक्रोसिस्टम के सिस्टम्स पर चलता था। नेटस्केप के अंदर एक बिल्ट इन AU प्लेयर भी आता था उस टाइम पे। तो ये पेंटियम कंप्यूटर्स के टाइम का जो है फॉर्मेट है AU। ऐसे ही आपके पास .IFF जो है, ये भी थोड़ा सा आपने कम सुना है, क्योंकि आजकल तो MP3 ज़्यादा पॉपुलर है, आपको उसके बारे में ज़्यादा पता है। और ये भी आपका जो है पेंटियम्स के ही टाइम का है, और आपके यूनिक्स वगैरह पे भी ये सपोर्ट करता था। मिड MIDI ये थोड़ा सा कॉमन है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। MIDI सीक्वेंसर है आपका, इसके बारे में आगे भी थोड़ा सा आएगा। मैकिंतोश के और विंडोज़ पे भी ये सपोर्ट करता है। बेसिकली मोड जो है आपका, दैट इज़ एक स्पेशल तरह का, ये कॉमरोड अमीगा जो है कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया था, और IBM कंपेटिबल है ये भी आपका ऑडियो का ही फॉर्मेट है। QT दैट इज़ क्विक टाइम, अगेन दोबारा से आपका ये एप्पल का है। इसमें पहले जो है जिस टाइम बुक पब्लिश हुई थी उस टाइम साउंड को सपोर्ट करता था, वीडियो नहीं थी, बट आप अब जो है ये ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी वीडियो में भी अवेलेबल है और ऑडियो में भी अवेलेबल है। SND जो है आपका, ये भी मैकिन्टोश का ऑडियो फाइल फॉर्मेट है पेंटियम कंप्यूटर्स के लिए। .वॉक जो है ये क्रिएटिव लैब्स ने बनाया था, ये भी काफ़ी पॉपुलर उस टाइम का था। वेव की तरह, वेव की फुल फॉर्म याद रखिएगा, विंडो ऑडियो वेव। ये भी आपका जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऑडियोज़ के लिए वेव जो है आपका, मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, 8 बिट और 16 बिट दोनों में है, मोनो स्टीरियो में आपकी दोनों में ये ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, और मीडिया प्लेयर सभी इसको सपोर्ट करते हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, हेल्पर एप्लीकेशंस क्या होती हैं। स्टार्टिंग में हमारे जब ब्राउजर्स बने थे तो वो कंपैटिबल नहीं थे कि वो ऑडियो को चला सकें, यानी कि उनमें इतने फीचर्स नहीं थे कि वो ऑडियो को प्ले कर सकें। तो उसके लिए हम एक अलग से प्रोग्राम अटैच करते थे हमारे ब्राउज़र के साथ। उस टाइम नेटस्केप ब्राउज़र अवेलेबल था, तो उसी का एग्जांपल दिया हुआ है, बट जो भी उस टाइम पे अवेलेबल थे ब्राउज़र्स, उन सब में हम एक अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अटैच करते थे, उनको हम हेल्पर एप्लीकेशंस बोलते थे। और ऑडियो को चलाने के लिए वो ज़रूरी थे, क्योंकि ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र खुद से नहीं चला सकते। आजकल तो कंपैटिबल हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं,
तो जो भी फॉर्मेट्स ब्राउजर खुद हैंडल नहीं करते थे, वो हेल्पर एप्लीकेशंस के थ्रू करते थे। एग्जांपल के लिए जेपीईजी व्यू, विंडो मीडिया प्लेयर, क्विक टाइम प्लेयर, रियल प्लेयर, एडोब रीडर्स, इन सब की कंपैटिबिलिटी, यानी कि ये इनके एक ऐसे वर्जन आते थे जो ब्राउजर में अटैच हो जाते थे। फिर वो जैसे एडोब रीडर, पहले जो है एडोब जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन नहीं होती थी। अभी कुछ साल पहले तक भी ये इशू था कि सभी ब्राउज़र जो है वो आपकी जो है पीडीएफ फाइल को ओपन नहीं कर पाते थे। उसके लिए हमें किसी तरह की एक्सटेंशंस वगैरह ऐड करनी पड़ती थी एडोब रीडर की या और किसी थर्ड पार्टी टूल की, ताकि हम पीडीएफ को रीड कर सकें। ऐसे ही ऑडियो के लिए भी हमें कुछ जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऐड करने पड़ते थे हमारे सॉफ्टवेयर में, जिनको हम हेल्पर एप्लीकेशंस बोलते हैं। इसी के एग्जाम्पल्स आगे आ भी रहे हैं, कौन कौन से हैं वो। जैसे आपका MIDI का, अच्छा ये एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं। MIDI जो मैंने बताया था आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो हमारे जो साउंड कार्ड होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर, उस पे उसके कह सकते हैं उसके प्रोग्राम, उसका एक प्रोग्राम रन करता है जो साउंड की, कि भाई किस नोट को कितना लॉन्ग आपके जनरेट करना है कोई भी साउंड जनरेट करने के लिए। तो जो जितने भी हमारे एक्चुअल के डिवाइसेस हैं, गिटार है या आपके पियानो है, इसमें देखा होगा आपने कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनके थ्रू हम ये अलग अलग साउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आपका MIDI फॉर्मेट सी होता है जो आपका वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड जनरेट करता है। तो ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरफेस की तरह काम करता है हमारे साउंड कार्ड में अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शन देके उन एक्चुअल डिवाइसेस की साउंड जनरेट करने के लिए। मिक्स पोर्ट, अब यहाँ से आपके जो है हेल्पर एप्लीकेशन शुरू हो जाती हैं। मिक्स पोर्ट जो है वो आपका एक फ्री फ्लैश विजेट था, जिससे हम हमारी वेबसाइट के अंदर जो है कोई भी जो एक थर्ड पार्टी कह सकते हैं ऑडियो या वीडियो एम्बेड कर सकते थे। और जो है इसके अंदर आपके आर्टिस्ट के सॉन्ग का और जो पॉपुलर सॉन्ग है या प्लेलिस्ट का नाम आता था। इट्स काइंड ऑफ जैसे स्पॉटिफाई या गाना आपकी जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, ये कह सकते हैं उसका थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है। तो वो आपको कुछ एक लिंक कह सकते हैं देते थे, जिसको आप अपने वेबसाइट में एम्बेड करके उनका प्लेयर भी एम्बेड हो जाता था और आप अपनी ऑडियो भी चला पाते थे। तो इसका इसका कौन ये कह सकते हैं कि ये था कि इसमें आपका वही वेबसाइट का लिंक आपको मिलता था, साइन अप करना पड़ता था और वो वेबसाइट का नाम वहाँ पर शो करता था। मिक्सपोर्ट की जो है हम बात करें तो इसी में आपके पास ऑनलाइन म्यूजिक पोर्टल भी था इनका, जैसे गाना.com के या आपकी मैंने बताया स्पॉटिफाई वगैरह की अपने पोर्टल्स वगैरह भी हैं। गूगल रीडर MP3 प्लेयर, ये गूगल का था आपका, स्टार्टिंग में आया था काफ़ी, जब आपके MP3 ये कह सकते हैं कि ऑडियो का बाय डिफ़ॉल्ट नहीं था ऑप्शन ब्राउज़र के अंदर। तो गूगल आपका जो है एक गूगल MP3 प्लेयर या जीमेल प्लेयर के नाम से आता है, जो गूगल जो मतलब बाकी वेबसाइट्स में भी ये काम करता था। वो आपको एक लिंक जनरेट करके देता था जिसे आप अपनी वेबसाइट में लगा के जो है कोई भी ऑडियो प्ले कर सकते थे। फ्री था ये। इसमें आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल यानी अप डाउन करने का ऑप्शन था, और ये आपकी ड्यूरेशन को ऑटो डिटेक्ट कर लेता था, यानी कितनी है, और वो आपको टाइम भी उसमें शो करता था कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना प्ले हो रहा है आपका। इसी तरीके से आपका ऑडियो MP3 प्लेयर है, ये भी आपकी जो है वेब पेजेस के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें ड्यूरेशंस भी आपकी आती है। एंड इसके अलावा ऑडियो प्लेयर रिक्वायर्स, हाँ इसमें और एग्जैक्ट ड्यूरेशंस नहीं आती थी, आपको डालनी पड़ती थी एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितनी है। और इसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स भी नहीं थे, स्टार्टिंग फेज में थे। तो आपके पास ऐसे आप मतलब काफ़ी सारे थर्ड पार्टी प्लेयर थे जो आपको ज़रूरत पड़ती थी अपनी अपनी ऑडियो फाइल को, अपने सॉन्ग को, अपनी म्यूज़िक फाइल को अपनी वेबसाइट में चलाने के लिए। ऐसे ही वो MP3 प्लेयर था, ये इसमें भी आपके पास एक तरह से कह सकते हैं कि ऑनलाइन ये कोड जनरेटर था। यानी आप इसमें बताइए आपको किस तरह की फाइल चलानी है, उसका सोर्स क्या है, उसको आप एम्बेड कर या यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, वो आपको एक कोड जनरेट करके देता था, फ्लैश बेस्ड जो था। अब तो फ्लैश भी आउटडेटेड हो गया। वी कैन डायरेक्टली पास द MP3 लिंक, हम MP3 का लिंक डायरेक्टली इसमें दे सकते थे, और इसमें ऑटो प्ले का ऑप्शन होता था, और मीटर डाटा यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम इसमें जो है वो आपकी शो कर सकते थे। उसी याहू का एक MP3 प्लेयर के अलावा एक याहू मीडिया प्लेयर भी था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सेम ही था। मिनिमल इसमें पीस ऑफ टेक्स्ट यानी कि ऑप्शंस कम से कम थे, इसके अंदर प्ले बटन था, एक फ्लोटिंग प्लेयर का पॉपअप करके भी आ जाता था। बट आजकल इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, हम डायरेक्टली बहुत ईजिली कोई भी जो ऑडियो फाइल है वो एम्बेड कर सकते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज़ यूजिंग अ प्लगइन टू एम्बेड ऑडियो को एम्बेड करने के लिए हम प्लगइन्स का भी यूज़ कर सकते थे। प्लगइन्स आपके एडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम हमारी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं थर्ड पार्टी टूल की तरह, जैसे आपके हेल्पर एप्लीकेशन है उसी तरीके से।
नाउ नेक्स्ट इज देयर आर डिफरेंट वेज टू एम्बेड वीडियो। ऐसे ही वीडियो को एम्बेड करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास यूट्यूब हमें एम्बेड कोड देता है, वीमियो देता है, आजकल तो हमें फेसबुक्स के भी मिलते हैं। HTML5 का एक अलग कोड आता है, ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से HTML5 के अपने एक के टैग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ थर्ड पार्टी टूल्स हैं, फ्री वीडियो कन्वर्टर है, एम्बेड टैग है हमारे पास, क्विक मीडिया कन्वर्टर है, फ्री वीडियो कोडिंग है, वीडियो लाइट बॉक्स है, इजी HTML5, ये सब थर्ड पार्टी टूल्स हैं। तो ये सब हम देखेंगे कोड और विदाउट कोड कैसे हम वीडियो एम्बेड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में। सबसे पहले बात करेंगे वीडियो लाइट बॉक्स की। तो ये आपका एक विजार्ड है। विजार्ड क्या होता है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ के अंदर, तो आपने देखा होगा एक पॉपअप आता है, उसमें से हमें कुछ ऑप्शन चूज करने होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। इसी तरह का एक प्रोग्राम होता है ये विजार्ड भी। इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते होते हैं, कुछ हमने उसमें से सेलेक्ट करने हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और दैट्स इट, हमें कोड मिल जाता है फाइनल। तो ये इसी तरह का आपका वीडियो लाइट बॉक्स प्रोग्राम है जो विंडोज़ और मैकिंटोश दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ये आपका जो है नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए यानी पर्सनल यूज़ के लिए आपका अवेलेबल है, और अगर आपको उसको किसी कमर्शियल यूज़ के लिए लेना है तो उसको परचेज करना पड़ता था। तो इसमें आपको जो है ऑप्शंस आते थे कि आप कहाँ पर एम्बेड करना चाहते हैं, यूट्यूब के अंदर या फेसबुक से या गूगल से या मैट कैफे, अलग अलग सोर्सेज से कहाँ से आप वीडियो लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो उसका कोड जनरेट करके दे देता आपको ये। इसकी कुछ अलग अलग तरह की टेम्पलेट्स भी थी, जैसे प्लेयर्स की टेम्पलेट्स आती थी पहले, तो काफ़ी फन था, आजकल इसको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो अलग अलग शेप्स हैं, राउंडेड, रेक्टेंगुलर या पोलरॉइड, अलग अलग तरह की अलग अलग कलर के ऑप्शन आते थे कि भाई किस तरह का प्लेयर आपको लगाना है। फ्री वीडियो कोडिंग, ये भी सेम आपको जो है ऑनलाइन सर्विस थी, freevideocoding.com करके, अब तो अवेलेबल नहीं है ये। तो इसमें भी आप एक जो है वेब बेस्ड वीडियो प्लेयर जनरेट कर सकते थे, विजार्ड की तरह काम करता था ये भी, और अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता था, WMV, MOV, SWF सबको। SWF का फ्लैश का होता है, आगे आएगा ये। क्विक मीडिया कन्वर्टर आपका एक और इसी तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपके विंडो बेस्ड कन्वर्टर है, ऑडियो और वीडियो के लिए अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आया था हमारे पास, बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस आ गए थे, आपके जैसे एप्पल के वो आईपॉड्स थे, और सोनी के छोटे छोटे प्लेयर्स थे डिजिटल, तो सब में अलग अलग फॉर्मेट सपोर्ट करते थे, तो हमें बहुत सारे कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती थी। आजकल इन सब की तरह कम ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपके पास एम्बेड करने का कोई कोड नहीं होता था, डायरेक्टली आप किसी वेबसाइट के लिए जो है इसको यूज़ कर सकते थे। वो एम्बेड करके भी आपके पास एक टूल या वेबसाइट के तौर पे अवेलेबल है, इसका यूज़ करके आप जो है तो एक URL जनरेट कर सकते हैं, यूट्यूब, वीमियो, डेली मोशन, फ्लिकर और स्क्रिप्ट वगैरह वेबसाइट से। एंड सिंपल आपकी कुछ API जनरेट करके दे देता है। खैर अब तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्री वीडियो कन्वर्टर भी इसी तरह का सेम सॉफ्टवेयर है, सेम काम करता है। आपकी थर्ड पार्टी वेबसाइट है ये आपकी, ताकि आप एक वेब रेडी यानी इंटरनेट पर पब्लिश करने के लिए एक कोड जनरेट कर सकें, फाइल के फॉर्मेट्स अलग अलग कन्वर्ट कर सकें। तो ये आपका बेसिकली एक तरह का फ्लैश प्लेयर था जो आपके वीडियो को फ्लैश में कन्वर्ट कर देता था और आप फ्लैश फाइल के तौर पर उसको चला सकते थे। नेक्स्ट है एम्बेड फ्लैश फाइल इन वेब पेज। अब फ्लैश फाइल अगर हम हमारी वेबसाइट में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रीम वीवर के अंदर अलग ऑप्शन आता है। ड्रीम वीवर एक सॉफ्टवेयर है हमारा, जिसमें हम फ्लैश फाइल्स बना सकते हैं और वेब पेज वगैरह डिज़ाइन भी कर सकते हैं। वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। इंसर्टिंग फ्लैश इनटू वेब पेजेस मैनुअली, कोड लिख कर भी कर सकते हैं, उसके लिए एम्बेड और ऑब्जेक्ट टैग है हमारे पास, ऑब्जेक्ट टैग यूज़ करते हैं बेसिकली। बाय एम्बेडिंग फ्लैश मीडिया सो इट वैलिडेट, हम इसमें कमेंट टैग के अंदर भी कोड लिख कर सकते हैं एम्बेड टैग के थ्रू, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम भी इसको जो है एम्बेड किया जा सकता है। इसके अलावा एक SWF ऑब्जेक्ट करके भी एक टूल आता है, ये भी आपका हमारी हेल्प कर सकता है फ्लैश फाइल चलाने के लिए। बट अभी ये सब आउटडेटेड हो गया है क्योंकि फ्लैश अब सपोर्ट ही नहीं करते सारे ब्राउज़र से। लास्ट टू लास्ट ईयर इसका जो सपोर्ट है वो ख़त्म कर दिया सभी ब्राउज़र्स ने। फ्लैश प्लेयर आउटडेटेड हो चुका है, जो है ऑब्सोलीट हो चुका है। नाउ कम्स टू ऑडियो एम्बेडिंग। ऑडियो अगर हम एम्बेड करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर तो उसके लिए सबसे जो सिंपल टैग है दैट इज़ BG साउंड टैग, बैकग्राउंड में साउंड लगाने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम BG साउंड लिखते हैं, फिर सोर्स इक्वल्स टू करके उस फाइल का नाम देते हैं पाथ के साथ। अगर कोई पाथ है तो पाथ लिखेंगे, नहीं है तो फाइल का नाम दे देंगे डायरेक्टली। एंड देन लूप बताएंगे, लूप इक्वल्स टू 2 का मतलब है वो 2 बार चलेगा, एक बार खत्म होने के बाद फिर दोबारा चलेगा। तो SRC यानी सोर्स हो गया हमारे पास, कहाँ से हमें फाइल लेनी है, कौन सी फाइल प्ले करनी है, और लूप का मतलब है कितनी बार चलेगा। लूप 0 है तो इसका मतलब नहीं चलेगा, वो रिपीट ही होगा। -1 का मतलब है इंडेफिनिटली चलता रहेगा, और कोई नंबर डाल देंगे पॉजिटिव तो वो उतनी बार चलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करता है और किसी ब्राउज़र पर ये काम नहीं करता। और मज़े की बात यह है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अब ऑब्सोलीट कर दिया गया है। हाँ, कुछ पुराने विंडोज़
के वर्जन्स हैं जिनमें ये अवेलेबल है। अगर आप लेटेस्ट विंडोज़ 11 डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी देखने को नहीं मिलेगा। नाउ कम्स टू एम्बेड टैग। एम्बेड करने के लिए एक एम्बेड टैग भी यूज़ किया जा सकता है अगर हम ऑडियो या वीडियो दोनों के लिए अवेलेबल है। सेम ही है, थोड़े से पैरामीटर्स का फर्क आता है। एम्बेड टैग लिखेंगे एंड देन आप जो उसके बाद देख रहे हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे टाइप में बता रहे हैं किस टाइप की हमारी ऑडियो है एंड देन उसका स्लैश करके MIDI या फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट है उसका MP3 या जो भी है। देन सोर्स में बताएंगे उस फाइल का नाम, अगर कोई पाथ भी है तो पाथ भी दे देंगे। एंड इसी तरीके से विड्थ और हाइट की जरूरत पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि उसके ऑडियो के जो बटन्स हैं वो भी शो हों। हिडन ट्रू का मतलब है अगर हिडन ट्रू कर दिया यानी उसके बटन्स वगैरह शो नहीं होंगे, फॉल्स कर देंगे तो वो दिखा देगा। ऑटो स्टार्ट ट्रू का मतलब है ऑटोमेटिक चलने लगेगा। लूप इनफाइनाइट मैंने बता दिया कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक बार खत्म होने के बाद, पूरा होने के बाद दोबारा चलेगा। तो ये आपके इसके डिटेल्स हैं, आप इससे भी यहाँ से समझ सकते हो। और बाकी मैंने आपको बताया दिया कि किस प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, उसमें क्या पॉसिबल वैल्यूज है और उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट टैग। ऑब्जेक्ट टैग का यूज करके भी हम ऑडियो फाइल को एम्बेड कर सकते हैं। सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे डाटा यहाँ पर सोर्स की जगह डेटा आ गया पैरामीटर, और वही चीज़ है यानी हम क्या डेटा या क्या फाइल इसमें पास कर रहे हैं, टाइप क्या है उसका, पैरामीटर थोड़े थोड़े से अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से विड्थ है, विड्थ और हाइट कितनी रहेगी, एंड ये सब आपके जो है इसमें हम ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू भी एम्बेड करवा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपने जो चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी आ चुके हैं। और मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने इससे रिलेटेड 5 ईयर जो MCQs पूछे जा चुके हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। मैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या आ चुके हैं इस चैप्टर की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं इसमें नीचे भी दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, और आप ऊपर कोशिश करूंगा मैं आई बटन में भी डाल दूं तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो इसकी मैं ऑलरेडी जो है क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे आपके, वो ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ। थोड़ी पुरानी वीडियो है लेकिन वो बहुत मेहनत से बनाई हुई वीडियो है, सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके किस तरीके से सीक्वेंस में बनाए हुए हैं मैंने। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उसको ज़रूर देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन है। उसमें से आपको ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव में वो हेल्प नहीं करेंगे मैंने, क्योंकि कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके ऐसा होता है जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो वो मैंने 1 मार्क्स के आ रहे हैं, तो वो आपको लगेगा कि वो MCQs बेस्ड आ रहे हैं या आपका 1 मार्क्स के हैं, बट तो सब्जेक्टिव में भी वो उस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह का एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑब्जेक्ट टैग आपको दे दिया और ये पूछा गया कि अगर हम इसमें जो है तो लूप इक्वल्स टू 0 कर देते हैं या इनफाइनाइट कर देते हैं तो उसका क्या मतलब बनता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट टैग की एक और जो है यहाँ पर ऑडियो को एम्बेड करने के लिए ही एक लॉन्ग फॉर्म है आपकी, जिसमें हम ऑब्जेक्ट टैग के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी परम टैग के अंदर देते हैं। जैसे परम नेम सोर्स है तो सोर्स की क्या वैल्यू है, ऐसे ही ऑटो प्ले है तो उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है या ट्रू है, ऑटो स्टार्ट है तो ऑटो स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, बीजी कलर को भी दे रहे हैं तो वो कौन सा है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि कई बार अब हमें तो नहीं पता ना कि हमारा जो यूज़र है वो कौन से ब्राउज़र में चलाएगा उसको। तो अलग अलग ब्राउज़र जो है वो अलग, कोई ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, कोई एम्बेड को सपोर्ट करता है। तो इसलिए हम कई बार मल्टीपल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ए टैग दे रखा है, ये ए टैग का मतलब है वो एंकर टैग है, वैसे तो लिंक बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर वो नहीं चलेगा तो वो क्लिक करेगा इस पर, एक लिंक जनरेट हो जाएगा तो वहाँ से वो उसको प्ले कर पाएगा। नेक्स्ट इज एम्बेडिंग वीडियो। ऑडियो के बाद वीडियो कैसे एम्बेड करेंगे, तो वीडियो एम्बेड करने के लिए भी हमारे पास एक तो एम्बेड टैग है, सेम एम्बेड टैग है, सिर्फ आपका उसमें टाइप चेंज हो जाएगा, वीडियो और वीडियो का फॉर्मेट आ जाएगा, सोर्स सेम रहेगा, जो भी फाइल का नाम रहेगा, विड्थ हाइट रहेगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी बिल्कुल। तो हम एम्बेड टैग का भी यूज कर सकते हैं वीडियो को अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए। और इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट टैग का यूज कर सकते हैं, उसमें भी सेम पैरामीटर्स हैं, सिर्फ टाइप आपका वीडियो आ जाता है और फाइल का नाम और फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। एम्बेड वीडियो फ्रॉम यूट्यूब से अगर हम कोई एम्बेड करना चाहते हैं तो आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन है वो है आई फ्रेम टैग। अगर आप यूट्यूब पे जाकर भी देखेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक एम्बेड का ऑप्शन जरूर मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम इसी तरह का कोड मिलेगा। इस कोड को आप अपनी वेबसाइट में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी यूट्यूब की फाइल जो है, जो वीडियो है, वो आप अपनी वेबसाइट में चला पाएंगे। तो पैरामीटर्स जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, अलाउ फुल स्क्रीन यानी फुल स्क्रीन कर सकते हैं आप, विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए, सोर्स कहाँ से उठाना है, टाइटल क्या देना है उसका, फ्रेम पे बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए, अलावा में इसमें अलग अलग तरह के सेंसर दे रखे हैं, आप कौन सा इनेबल करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप किसी डिवाइस में चला रहे हो तो एक्सेलेरोमीटर चाहिए नहीं चाहिए आपको, गायरोस्कोप चाहिए नहीं चाहिए।
तो वो आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है आप Vimeo, फेसबुक, यहाँ से भी सेम इसी तरह का कोड जो है आप ले सकते हैं एम्बेडिंग का। नेक्स्ट इज HTML5। HTML5 के अंदर वीडियो टैग है, जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर एक वीडियो ही नाम से टैग है, बहुत सबसे कॉमन है ये। इसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं है, सभी लेटेस्ट ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। तो आप वीडियो टैग लगाकर उसमें विड्थ, हाइट और बता सकते हैं कि पोस्टर में क्या कलर चाहिए, ऑटो प्ले करना है नहीं करना है, एंड सोर्स क्या है। देखिए इसमें दो जगह सोर्स दे रखे हैं, दो अलग अलग सोर्स यूज़ कर रखे हैं। कुछ ब्राउज़र MP4 को सपोर्ट करते हैं, कुछ OGG को सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आपने दो अलग अलग सोर्स दे दिए। जो सा ब्राउज़र जिसको सपोर्ट करेगा वो वीडियो यहाँ सपोर्ट हो जाएगा, और अगर दोनों ही सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। इंसर्टिंग फ्लैश, अगर हमें फ्लैश फाइल यानी कि किसी तरह की एनिमेशन फाइल जो है वो चलानी है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। वही सेम पैरामीटर या एम्बेड टैग दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। एम्बेड टैग सपोर्ट करता होगा, एम्बेड से आ जाएगा आपकी, और अगर आपकी ऑब्जेक्ट टैग सपोर्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट से आपकी फाइल एम्बेड हो जाएगी आपके ब्राउजर में। लेकिन अभी ये नहीं चलाइएगा, सिर्फ याद रखना है इसको, क्योंकि ये कोड काम नहीं करेगा। ब्राउजर आज की डेट में फ्लैश सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके पास कोई विंडो 7 या उससे पुराना सिस्टम है और पुराना ही ब्राउजर, तो शायद सपोर्ट कर जाए एक बार को। एम्बेड फ्लैश फाइल ऑन अ वेब पेज, ऑब्जेक्ट टैग यूज़ कर सकते हैं, सेम पैरामीटर्स हैं। आपने सिर्फ इसका टाइप डेटा याद रखना है। इसमें डाटा यानी फाइल नेम हो गया, टाइप आपकी किस तरह की फाइल है, ये कुछ उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज़ हैं। तो आपने ये ध्यान रखनी, इसको नहीं भी, क्योंकि चलेगा तो है नहीं वैसे भी, क्योंकि आउटडेटेड हो गया है। एंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो बाकी जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा। डिटेल मैंने उसमें दी हुई है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है और उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ज़रूर करिएगा। मैंने सॉल्व भी किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं पिछले साल का, उससे पिछले साल लॉकडाउन था उससे तो नहीं, बट उससे पहले के 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं। तो सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप जो है चारों चैप्टर फिनिश होने के बाद, रिवाइज करने के बाद आप उनको भी जो है देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के पेपर आ रहा है और आपको कैसे जो है अपने नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।